अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि जो बच्चा बचपन ही में किसी समाजी ट्रॉमा का शिकार हो जाता है, वो बड़ा होकर उससे मुखालफत तो ज़रूर रखता है, मगर इस मुखालफत के रास्ते में वो खुद उस जैसा ही बन जाता है जिससे वो नफ़रत करता हो। जिन इलाकों, जिन शहरों, जिन मुल्कों के हालात कशीदा होते हैं, वहाँ का नौजवान गैर इरादी तौर पर उस सफ़र की जानिब गामज़न हो जाता है कि जिसकी मुखालफत में वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है। ये जब वो मंज़िल पर पहुँचता है, तब वो मुड़कर देखता है कि मैं तो उसी अंजाम पर आ पहुँचा कि जिसकी मुखालफत और जिसकी नफ़रत में मैंने अपनी स्ट्रगल की इब्तिदा की थी। मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी कहानी लिखूं कि जिसमें सूरत हाल कुछ बरअक्स सी हो। कोई बच्चा ऐसे ट्रॉमा से गुजरा हो, मगर वो उस ट्रॉमा की बदौलत एक बेहतर इंसान बन करके निकला हो। जब मैंने लोगों से ये आइडिया शेयर किया, ये कहानी शेयर की, तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी ये कहानी सुनी सुनाई सी लगती है। जब मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि आया ये कहानी किसकी है, तो उन्होंने एक शख्सियत की जानिब इशारा किया। इंतहाई मशकूर हूँ कि वो शख्सियत आज हमारे दरमियान है। आइए उनसे जानते हैं कि कशीदा हालात में, कशीदा घरेलू सूरत हाल में अपनी सैनिटी किस तरीके से बरकरार रखी जाए और तरक्की और कामयाबी की जानिब किस तरह गामजन रहा जाए और अपने हर मफाद को बेहतर और जायज़ तरीके से किस तरह पूरा किया जाए। आज हमारे साथ हैं उमर शाहिद अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। माय प्लेजर। सर आपके बारे में क्या कहें, यू आर अ हीरो इन ऑल एस्पेक्ट्स। मैं आपको इस तरह देखता हूँ जैसे आपने किसी भी ट्रॉमा को अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया और आपने उसमें से यू केम आउट एज अ बेटर पर्सन। बल्कि यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू जिन्होंने दोनों फ्रंट्स पर सक्सेस हासिल की, यानी कि उसने एक तरीके से अपने वालिद के खून का बदला भी लिया और जो है वो अब दुनियावी एतबार से भी अपने वालिद जितना ही माशाल्लाह कामयाब हुए। दिस इज वेरी रेयर टू सी। सर ये माशाल्लाह ये मोटिवेशन कहाँ से आप? थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे तो नहीं लगता कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आपकी मेहरबानी अगर आप ऐसे समझते हैं, मैं समझता हूँ मैं एक आम इंसान हूँ। अ, देखिए हमारे यहाँ ना जो मैंने चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में वो ये है कि इंसाफ एक बड़ी वैल्यूएबल और शॉर्ट इन सप्लाई कमोडिटी है। और अक्सर लोगों ने मेरे ऊपर ये चीज़ मेरे बारे में कही जाती है कि जी मैं जो हूँ वो अपने वालिद साहब के मर्डर के बाद पुलिस में किसी इंतकामी कार्रवाई के नाते आया। ऐसी बात एक्चुअली नहीं थी। हम्म। बात ये थी कि हाँ, मैं उस टाइम जब मेरे वालिद साहब का वाक़या हुआ तो मैं 19 साल का था। अब जैसे कोई भी 19 साला लड़का होता है, 19 साल के बड़े कम लड़के होंगे जो कि शायद आप उनमें से ना हों, लेकिन जो कि उनको उस टाइम पता होता है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आम तौर पर वो अपने आप को ढूँढ रहे होते हैं। राइट। और ये जो वाक़या हुआ, बिकॉज़ इसकी जो पॉलिटिकल कॉनोटेशंस थी और इस तरह की चीज़ें थी, तो वो मेरे लिए एक बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था कि वो लोग जो कि मेरे वालिद साहब ज़ाहिर बात है एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे, सिंध में होम सेक्रेटरी रहे थे। जब वो शहीद हुए तो वो जो अब के इलेक्ट्रिक है, उस ज़माने में केईएससी था, उसके एमडी थे। तो उनके जो जितने भी दोस्त अहबाब थे पुलिस में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में, वो इस डर के मारे कि क्योंकि ये एक सियासी मामला बन चुका था, उन्होंने एक दूरी सी इख्तियार कर ली। जो तफ्तीश थी वो 1 साल तक, बल्कि शायद 1 साल से ज़्यादा तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्योंकि सियासी दबाव था पुलिस के इन्वेस्टिगेटर्स पर। और उस 1 डेढ़ साल मेरे ख्याल से, डेढ़ साल की मोहलत के बाद जब ज़माना बदला, जब थोड़ी-सी जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी सियासी वो चेंज हुई, तो वही पुलिस वाले जिनको हम बहुत बुरा-भला समझ रहे थे कि ये काम नहीं कर रहे, ये डर रहे हैं या ऐसी कुछ चीज़ है या सियासी दबाव का शिकार हैं, उन्हीं पुलिस वालों ने बड़ा मिरेक्युलस काम किया इस केस में, इसको डिटेक्ट भी किया, बंदे भी गिरफ्तार किए, उनको अदालत तक भी लेकर गए, प्रोसिक्यूट भी किया। तो जो मेरे लिए अगेन एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक 19 या 20 साला लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे लिए मैसेज था ना, वो ये था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हमारे सिस्टम्स कमज़ोर हैं,
जहाँ मसलन अगर आप मैं हमेशा ये कहता हूँ अक्सर इंटरव्यूज़ में कि अगर आप शायद न्यूयॉर्क में या लंदन में या पेरिस में पुलिस अफ़सर हो ना, तो आपका शायद लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट बड़ा कम होता है क्योंकि वहाँ सिस्टम बने हुए हैं, एक ब्यूरोक्रेसी है, एक निज़ाम के तहत चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान में जो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना राइट मैन एट द राइट प्लेस उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और यही मैंने अपने वालिद साहब के केस से सीखा और यही चीज़ मैंने बार-बार अब अपने 24-25 साला करियर में देखी है कि और इसको मैं बदकिस्मती ही यूँ कहता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती यूँ है एक नेशनली कि हम उस किस्म की इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सके जिसमें जो कि लोगों को इंसाफ फराहम करें या पब्लिक सर्विस डिलीवरी करें। लेकिन उसमें जो अपॉर्च्युनिटी है वो ये है कि अगर लोग मोटिवेटेड हों, अगर लोग अच्छा बंदा अच्छे वक़्त पर सही जगह पर लग जाए, तो वो बहुत से लोगों की तकदीर और ज़िंदगियाँ बदल सकता है। पुलिस में हम देखते हैं कभी किसी ज़िले में कोई एसपी लगता है, वो अच्छा बंदा हो तो उस ज़िले की बिल्कुल शक्ल चेंज हो जाती है और अनफॉर्च्युनेटली अगर कोई गलत किस्म का इंसान लग जाए तो वही नेगेटिव पैटर्न उतना ही ख़राब हो जाता है। मुझे मेरा ये परसेप्शन था कि आपने केस को परस्यू किया होगा बहुत एक्टिवली। तो क्या आप कोशिश कर रहे थे और उसके बावजूद भी उस वक़्त रिज़ल्ट्स इसके आए नहीं? 100% हम मेरी वालदा ख़ास तौर पर और मैं और इसमें मेरी वालदा एक मिसाल है पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से कि एक औरत होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने जो कराची के अंदर सबसे एक बड़ी दहशतगर्द तंज़ीम थी, एक पॉलिटिकल माफ़िया था एमक्यूएम का, उनको उन्होंने मुँह दिया। और उसके भी सबसे बड़े जायंट्स। हाँ, और जबकि और कोई जो थी पूरी-पूरी हुकूमतों ने अपने सर टेक दिए थे उनके सामने। तो 100% लेकिन जो हमारी अनफॉर्च्युनेटली सियासी रियलिटीज़ ये हैं कि जब मेरे वालिद साहब का वाक़या हुआ, तो उस टाइम एमक्यूएम हुकूमत में थी। उन्होंने पूरी कोशिश की इस केस की इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक करने की। और उसके कुछ 1.5 साल बाद जब हुकूमत चेंज हो गई हकीम सईद साहब के मर्डर के बाद, तो ज़ाहिर बात है वो जो एटमॉस्फियर था, फ़र्क हो गया। तो उसमें मैं तो यूँ कहूँगा कि जो भी पुलिस और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे थे, उनके हाथ खुल गए कि वो अपना काम कर सकें। उससे पहले उनके ऊपर ना सिर्फ़ हमारे केस में, लेकिन अगर आप उस ज़माने के बेतहाशा केस उठाएँ टारगेट किलिंग के, पुलिस अफ़सरान की टारगेट किलिंग के, दूसरी सियासी जमातों की के वर्कर्स की टारगेट किलिंग के, अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग के, उसमें किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं होती थी जब ये बात सामने आ जाती थी कि जी ये तो एमक्यूएम रिलेटेड केस है। तो वो जब माशरा और माहौल चेंज हुआ, तो उसमें उन्होंने जैसे मैंने कहा कि तो इसमें जो मतलब याद रखने की बात ये थी कि वो जो अफ़सरान थे, वो खुद बुरे नहीं थे। जी, जी। हालात बदकिस्मती से हमारे ऐसे थे और हमारी मुल्क में जो पॉलिटिकल कंपल्शंस सियासी मजबूरियाँ जो हैं वो ऐसी हैं कि वो एक अच्छे फ़र्ज़ शनास किस्म के पब्लिक सर्वेंट्स के अक्सर हाथ बाँध देती हैं। आप हमेशा से क्या करना? अच्छा मैं काश इस सवाल का कोई अच्छा जवाब दे सकता आपको। मैं जैसे मैंने आपको कहा कि 19 साल की उम्र तक मैं बिल्कुल एक भटका हुआ बच्चा था जिसको कोई भी जिसे कहते हैं ना अपनी अय्याशी और दोस्तों के साथ घूमने फिरने के अलावा किसी किस्म की भी मोटिवेशन या एम्बिशन जो है वो नहीं पाई जाती थी। तो ये आई एम श्योर आप आपके यहाँ लोग आते होंगे जो कहते होंगे जी हम तो बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे या अच्छा, आपके केस में सच होता है। उसमें सर हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना था और ना मुझ में इतनी काबिलियत थी। तो सर फिर ये सफ़र कैसे शुरू किया गवर्नमेंट सर्विस में जॉइन करने का? जैसे मैंने कहा कि ये जब इस केस के हवाले से मैंने एक फिनोमेनन देखा और मेरे ज़हन में ये चीज़ फिट हो गई कि देखिए पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विस में राइट मैन लोगों की बड़ी सख्त
ज़रूरत है, बिकॉज़ वही अगर सही बंदा सही जगह पॉइंट पे पहुँच जाए तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर सकता है। हुँ, तो उस हवाले से फिर मैंने कुछ मेरे ख़्याल से 2 साल बाद मैंने अपनी जो डिग्री थी वो ख़त्म की। अंडर ग्रेजुएट डिग्री मास्टर्स किया और उसके फ़ौरन बाद मैंने सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह के करम से मैं पास हो गया और मैं चाहता भी यही था क्योंकि मैंने पुलिस की वर्किंग देखी थी इस केस में करीब से हुँ, और मुझे ये था कि पुलिस एक ऐसा इदारा है जिनका क्योंकि उनका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोगों अवाम के ऊपर और नॉट जस्ट मतलब मैं हमेशा ये कहूँगा कि क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी कि पुलिस वाला जो है ना वो अमीर तरीन शख्स से भी उसका वास्ता पड़ेगा हुँ, और गरीब तरीन शख्स से भी उसका वास्ता पड़ेगा। बाकी जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो मेरे ज़हन में थोड़ी-सी एब्स्ट्रैक्ट थी। हुँ, ऑफ़िस पब्लिक सर्व जॉब्स। हाँ, ऑफ़िस जॉब्स थी या तो इसलिए मेरी ख़्वाहिश भी यही थी कि मैं पुलिस में आऊँ और अल्लाह का करना भी ऐसा हुआ हुँ, कि मैं सीएसएस पास करके पुलिस में आ पाया। टॉप सर्विस है, टॉप मेरिट सर्विस है। मतलब मेरे हवाले से अगर वो ना भी होती ना तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा मेरिट रखती है क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ कि आप फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। सर मैं एक हेल्थ पॉडकास्ट भी चला था। आई एम सॉरी टू बी आस्किंग यू बट फ्रॉम अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारी चीज़ें मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होंगी, आप पूरी आपकी फैमिली के लिए। हाउ डिड यू कोप अप विद दैट स्ट्रेस? देखिए इसमें डॉक्टर साहब 2-3 चीज़ें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अम, ना सिर्फ़ ये मतलब ये जो मेरे वालिद साहब का वाक़या हुआ लेकिन उसके बाद भी मेरी प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात आए हैं जिसमें हाई स्ट्रेस, हाई प्रेशर हुँ, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसमें आपको 2-3 चीज़ें अपने सामने हमेशा रखनी पड़ती हैं। एक आपका जो ज़ाती फ़ेथ है ना, ईमान, हुँ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत सी मुश्किल घड़ियों से निकाल लेती है। हुँ, आपका अपना अब बहुत से लोगों का जो ईमान होता है वो कोई जिसको कहते हैं ना कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस शायद लोगों की कुछ लोगों की इतनी ना हो, हुँ, लेकिन उनका एक ज़ाती ईमान, एक खुदा में एक ज़ाती बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है। वो बड़ा लाज़मी होता है बिकॉज़ जब आप इस बात पर मान जाते हैं कि इस दुनिया, इस कायनात से एक बड़ी एक कुव्वत है वाह! तो मतलब फिर जो भी यहाँ इस दुनिया में कोई भी आपका कुछ बिगाड़ना चाह रहा हो या उखाड़ना चाह रहा हो तो वो को मायने नहीं रखता। वाह! दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ का जो एलिमेंट है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आपको हमेशा जो मैं कहता हूँ अपना पर्सपेक्टिव वो रखना चाहिए और मैं हमेशा दोस्तों को पुलिस की नौकरी के बारे से कहता हूँ कि हमें ना अपनी नौकरी में अक्सर हम कभी-कभार अपने आप को बड़ा हद से ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। नौकरी को ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, हुँ, लेकिन अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हुँ, जब आप अपने आप को अपनी नौकरी से बिल्कुल जोड़ लेते हैं ना, जब हुँ, आपकी शख्सियत सिर्फ़ वो हो जाती है, जो आपकी उस वक़्त पोस्टिंग हो, हुँ, हुँ, तो वो फिर उसमें आपके मसले आते हैं बिकॉज़ ज़ाहिर बात है कि खुदा ना ख़ास्ता उस पोस्टिंग या उस नौकरी में कोई ख़राबी आ जाए या ऊँच-नीच आ जाए, तो आपको इम्पैक्ट ज़्यादा करती है। अगर आप कहें कि हाँ जी, बिल्कुल मैं मेरा नाम उमर शाहिद हामिद है और मैं पुलिस में डीआईजी हूँ। तो और अगर मतलब उसमें आप ज़्यादा सुकून में रहते हैं, निस्बत इसके कि आप कहें कि मैं डीआईजी उमर शाहिद हामिद हूँ। हुँ, तो आपकी अगर आप अपने करियर को अपनी शख्सियत को अपने करियर से डिफाइन नहीं करते, हुँ, तो आप एक वो नेचुरल रिलीज़ मिल जाता है आपको बहुत सी चीज़ों का। बहुत खूब, बहुत एंड ऑफ कोर्स लास्टली स्पीकिंग दैट मेरी ज़िंदगी में आप मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बंदे को आउटसाइड इंटरेस्ट रखने चाहिए। मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत खुशकिस्मत था दैट आई वाज़ एबल टू फाइंड राइटिंग एज़ अ सेकंड करियर। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही कैथार्टिक और अब तो मैं ये कहूँगा आफ्टर हैविंग बीन अ राइटर फॉर मे बी 12-13 इयर्स दैट इट्स ऑलमोस्ट एन एडिक्टिव प्रोसेस हुँ, एब्सोल्यूटली। कि जो मेरे लिए है वो जो भी मैं किसी भी तरीके से जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ प्रेशर या वो अगर मैं अपने लैपटॉप पर बैठकर 4 जुमले लिख लेता हूँ तो या किसी
प्लॉट लाइन या कैरेक्टर के बारे में सोच लेता हूँ, तो सारी जो टेंशन या वो है वो डिसिपेट हो जाती है। क्या बात है! सर, मेरा ये मानना है कि राइटर जो है वो पैदाइशी होता है। बहुत से ऐसे लोग बच्चे स्कूल में होते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो स्कूल की मैगज़ीन में भी लिखते हैं और पोएट्री भी लिखते हैं और एस्से भी लिखते हैं, उनको बड़ा शौक भी होता है। बड़ी छोटी उम्र में वो कहते हैं जी हम मुसन्निफ़ बनना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी ना था। मुझ में किसी किस्म की क्रिएटिव हड्डी मेरे अंदर नहीं थी, अच्छा। जहाँ तक मुझे क्या बात! पता था। ये एक अचानक किस्म का एक फिनोमेना हुआ। रिवोल्यूशन हुई है। हाँ, क्या? ये एक अचानक किस्म का फिनोमेना हुआ कि यू नो बल्कि मैं उस टाइम पुलिस में आ चुका था, नौकरी भी मेरी 6-7 साल की हो चुकी थी और उस टाइम कुछ नौकरी के ऐसे प्रेशर्स थे, ऐसी काइंड ऑफ मायूसी थी कि मैंने उस मायूसी को काइंड ऑफ डील करने के लिए कैथार्टिक तरीके से लिखना शुरू किया। और अल्लाह का देना हुआ कि वो जो राइटिंग थी वो आहिस्ता-आहिस्ता एक किताब बन गई, एक मैन्युस्क्रिप्ट बन गई। मैन्युस्क्रिप्ट में मुझे एजेंट मिल गए जिसने वो मैन्युस्क्रिप्ट आगे किताब में बना दी और आगे मतलब पब्लिशर ने खरीद ली। तो वो सो फॉर मी आई एम एन एक्सीडेंटल राइटर। अब हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो कि लोग Hidden के होगा। पास ये गॉड गिवन टैलेंट होता है और हुनर आपके पास अंदर होता है, या आप हैं या आप नहीं हैं, या हो सकता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा तुक्का हूँ। So what was that first time that you wrote? I mean, what made you write? What did you actually write that time? एक्चुअली जो मैंने पहली चीज़ लिखी वो इनफैक्ट जो मेरी पहली किताब थी द प्रिज़नर, उसकी पहली ड्राफ्ट थी। एंड इनफैक्ट आज भी अगर आप वो किताब उठाकर पढ़ें, तो वो मोर और लेस वो पहली ड्राफ्ट ही है। ज़ाहिर बात है क्योंकि मतलब मेरे एडिटर्स ने, मेरे एजेंट ने उसको पॉलिश किया, लेकिन फंडामेंटली वो वही किताब है या वही ख़्यालात हैं जो मैंने लिखे थे एज़ आई सेड इन अ कैथार्टिक एक्सरसाइज़। फंडामेंटली वो वही किताब है। Somebody suggested you to write because it's also therapy. नहीं, ऐसे ही You know, that is a therapy. बल्कि सजेशन यूँ के वो ख़ैर सीरियस सजेशन तो नहीं थी। मेरी बीवी ने एक दिन, मैं कोई जिस तरह होता है ना घर में, बंदा कह रहा होता है कि यार ये फलाना चीज़ बड़ी बुरी है, तो ये है, तो वो है, तो ये सही नहीं हो रहा। उसने कहा, तो मेरी बीवी ने कहा कि भई मेरा सर खाना बंद करो, तुम्हें इतना शौक है तो किताब लिख लो। तो मैंने कहा अच्छा यार ठीक है। तो तो इसलिए आई एम श्योर कि वो भी इसको नहीं सोच रही होगी उस टाइम पर कि ये मैं इसको सीरियसली ले लूँगा। मैं भी उस तरीके से नहीं सोच रहा था। लेकिन इट वाज़ अ गुड सजेशन एंड आई एम फॉरएवर इंडेटेड टू हर फॉर दैट सजेशन। Sir, you are a pure Karachiite and so am I. We both have an affiliation with the city. एक emotional connection होता है अपने शहर के साथ. Shahid, Omar Shahid, as a young guy, then he had this trauma and then he entered the police service. ये 3 phases हैं आपकी लाइफ के, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, और आप एक राइटर भी। इन चारों एंगल से आपने कराची को कैसा पाया है? और अब चूँकि आप एक ऐसी सर्विस में जिसमें शायद एक तरीके से ज़िम्मेदारी है शहर को बेहतर बनाने की, आपने क्या इसके मेन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफ़ाई किए? डॉक्टर साहब, मैंने ना सिर्फ कराची की प्रॉब्लम्स फ़ील की हैं, मैंने तो फेस कराची की की भी हैं। प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं और लिव की हैं ना। जो भी एब्सोल्युटली। हमारी, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो गवर्नेंस के इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, बिल्कुल। तो वो तो हमारी सारी ज़िंदगियों के हिस्से हैं और मैंने तो उनको प्रैक्टिकली देखा है। चलो। देखिए कराची जो है ना, कराची की कहानी यूनिक हुँ, है भी और नहीं भी है। यूनिक नहीं इस सूरत में है कि कराची के जो मसले और कहानी है वो हर 21वीं सदी की जो मेगा सिटीज़ हैं दुनिया की, चाहे हुँ, वो कायरो हो, रियो डी जेनेरो हो, या कहीं भी मेक्सिको सिटी हो, कहीं भी हो, उनकी वही है कि वसाइल जो हैं उन शहरों के वो कम होते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हुँ, और नेचुरली जब इस तरह का फिनोमेना होता है, तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट और माफियाज़ की ग्रोथ होती है। चाहे वो क्रिमिनल माफियाज़ हों या पॉलिटिकल माफियाज़ हों, या जो भी आप उनको कह लें। हुँ, और वो क्योंकि वसाइल की जंग है, एक केक है, पहले केक का स्लाइस हर आदमी को मिल जाता था, अब वो स्लाइस नहीं मिलता, अब हम उस केक के भोरों के ऊपर लड़ रहे हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कराची। हाँ, अब कराची की जो यूनिकनेस इस बात पर आ जाती है कि कराची की जो डाइवर्सिटी है,
हम हमेशा कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है, हर किस्म की हर कौम जो है वो यहाँ बसती है। तो वो जो एथनिक मिक्स है कराची का, वो इन चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। अच्छा, एथनिक मिक्स जो कराची का है वो मैं समझता हूँ, और मैंने हमेशा ये समझा है कि ये अच्छी चीज़ है। देखिए, दुनिया की तारीख में जो बड़े-बड़े शहर उठे हैं, अ, रोम से लेकर, एंशिएंट रोम से लेकर लंदन, और किसी कोई भी बड़ा शहर आप ले लें, लंदन और न्यूयॉर्क तक, वो अपनी डाइवर्सिटी की बेसिस पर उठे हैं। डाइवर्सिटी जब इन शहरों में होती है तो तिजारत होती है, इनोवेशन होती है, एक कॉस्मोपॉलिटन फीलिंग आती है, और ये सारी चीज़ें कराची में थीं। हमारी जो मिस्टेक ये हुई कि फॉर वेरियस रीजंस जो कराची की कम्युनिटीज थी उनको लड़ाया गया, और उनको ऐसे उसमें कर दिया गया कि जो हमारी डाइवर्सिटी, जो कि हमारी ताकत होनी चाहिए थी, वो हमारी कमजोरी और हमारी एक किस्म की हमारा मसला बन गया कि यहाँ पठान है या महाजिर हैं या पंजाबी हैं, सिंधी हैं, एक्स वाई जी। और हम उस शौक से ये चीज़ें 1980s या जो भी आप उसकी हिस्ट्री कराची की लेने, लेट 1970s लेट 1980s से शुरू हुई, और बदकिस्मती से जो पिछले 40 साल का एक पीरियड है ना, उसमें हम इसी काइंड ऑफ ट्रॉमा से गुजरते रहे हैं, राइट? सो एज कराचीआइट्स, आपकी और मेरी जो इंटायर जिंदगी है वो इस पीरियड में गुजरी है कि एसेंशियली हम एक ट्रॉमा में हैं, और अब जाकर पिछले शायद 3-4 साल से वो ट्रॉमा या वो खत्म हुआ है, तो अब हम एक किस्म के पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड में है, जहाँ आप उसको यूं उसका एक अंदाजा लगा लें या उसकी कंपैरिजन कर लें कि एक इस इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि जब ये गाजा में आजकल जो जंग छिड़ी हुई है, इसके बाद सब तबाही के बाद जब कोई ना कोई निज़ाम आएगा, व्हाटएवर इट इज़, आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब सिस्टम्स कोलैप्स कर गए हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है लोग कहेंगे अच्छा अभी यहाँ पानी किस तरह आएगा, बिजली किस तरह आएगी, बिज़नेसेस किस तरह चलेंगी, व्हाटएवर, सेफ्टी किस तरह होंगे। तो हम उस फेज़ में हैं। इन अ वे वी हैव बीन लिविंग इन आवर ओन गाज़ा फॉर 40 इयर्स, राइट? और अब जाकर हम उससे कोई पिछले 3-4 साल या 4-5 साल के अंदर हम निकले हैं, बट वी आर अ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी इन कराची, सो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर आइडेंटिटी, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि अच्छा अब हम किस तरह आगे इस कहानी को लेकर चलें, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग फ्रैंकली विद आवर ओन ट्रॉमास, क्योंकि इस शहर का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने पिछले 40 साल में किसी किस्म का जो भी कराची के ऊपर बीतती रही है उसका कोई पर्सनल विक्टिम किसी तरीके से ना हो। कोई लोग ज्यादा होते हैं, कोई लोग कम होते हैं, लेकिन हर आदमी उससे इफेक्ट हुआ है। So we are all kind of we're suffering from post-traumatic stress disorder. So you being in that position, do you see it going in the right direction? देखिए, कराची के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, और अगेन यही एग्जांपल लेते हुए कि कोई भी जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी होती है ना, वसाइल, अगर उस सोसाइटी को आप वसाइल दे सकते हैं कि वो अपने आप को रिपेयर कर ले, तो चीजें ठीक हो जाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी और जापान तबाह हो चुके थे, लेकिन जो भी दुनिया ने उनको वसाइल दिए, रिसोर्सेज दी, मार्शल प्लान था, जो भी था, उस वजह से, उन वजूहात की वजह से विद इन 10 इयर्स, मिड 50s तक दोनों जर्मनी और जापान जो हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो गए थे, राइट? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट इट कम्स डाउन टू रिसोर्सेज। अगर आप कराची को वसाइल दे पाएंगे, अगर उस किस्म की इन्वेस्टमेंट, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी गवर्नेंस, उसकी एजुकेशन, उसकी काइंड ऑफ जो भी
फैक्टर्स होते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के, उसमें अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, कर पाएंगे इस सोच से कि आखिरकार ये एक 30 करोड़ लोगों का शहर है, कराची के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का माशी कैपिटल है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? सॉरी, 3 करोड़, तो खुद पता नहीं कराची 30 करोड़ हो जाए। लेकिन सो इफ यू आर विलिंग टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट कि वी हैव टू डू इट, बिकॉज इसमें जो हमें रिटर्न मिलेगा वो आज से 10 15 20 साल बाद इतना ज्यादा मिलेगा कि, तो देन दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। अगर आप वो वसाइल उस तरीके से नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, फिर ये मसले रहेंगे। सर, आप माशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। आप जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती होंगी उनके हिस्से रहते होंगे। सर, क्या आपने कभी वाकई ऐसा फील किया कि कोई बायसनेस है हमारे शहर के खिलाफ? नहीं, ऑनेस्टी नहीं। और मैं आपको बताऊं, वही हर हर गवर्नमेंट की या अलग अलग इदारों की डिफरेंट अप्रोच हो सकती है कराची की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, लेकिन बायस, और ये बात मैं बड़े उससे कहूंगा कि एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि कराची पाकिस्तान के लिए का एक क्रूशल हिस्सा है। यू कैन नॉट इग्नोर इट, राइट? जैसे मैंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इनफाइटिंग की वजह से, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग की वजह से इश्यूज हो सकते हैं, और होते हैं, यकीनन होते हैं। ओवरऑल मुल्क के अंदर एक अगर इंस्टेबिलिटी हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हों जिसमें आप उस तरीके से कराची में या उसमें इन्वेस्ट ना कर सकें, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कराची के हवाले से बायस जो है वो मैं नहीं समझता। आई 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 स्ट्रांगली डिसअवाउ दिस। ऐसी मुझे नहीं नजर आई किसी भी जमात से। मैंने कहा ना, किसी कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी इदारा हो, इंस्टीट्यूशन हो, उनकी तरफ से नो, बल्कि ऑलवेज a great amount of concern for Karachi. वेरी पॉजिटिव थिंग व्हिच यू आर सेइंग, ऑल्दो लेट मी से कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैंने अब तक नहीं होती देखी। मैंने कहा ना कि और बहुत से इश्यूज, इन इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट के मसले हैं, वो गवर्नेंस के मसले हैं, राइट? दैट इज देयर। लेकिन एक होता है ना कि आप कहें कि जी वो नियत तो है। हाँ, नियत, और वो कहते नहीं कि हमने तो उसका कुछ करना ही नहीं है, वो चीज नहीं है। बट यस, उसकी जो ऑब्वियसली उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, 100%। सर, लोग कहते हैं कि हर बड़े शहर में ना क्राइम रेट होता है। सर, क्या वाकई एक आइडियल मेट्रोपॉलिटन, फ्रॉम कम आस्किंग यू एज अ पुलिस ऑफिसर, एक आइडियल मेट्रोपॉलिटन को किस तरह उसमें पुलिसिंग की जाए कि उसका क्राइम रेट कंट्रोल्ड हो? और तो और मैं यूं कहूँ कि चले जी हमारे हमारे शहर में आप मोबाइल भले छीन लें, ये शायद मसला हल ना हो, जान ना जाए, गाड़ी छीन जाए, जान ना जाए। मसला हमारे पास हमारा गंभीर तब हो जाता है जब मोबाइल में से जान भी चली जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना 2-3 इश्यूज हैं जी। जो कि जिसको हमें ना लॉन्ग टर्म फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा, क्राइम रेट जो है वो हर जगह बढ़ता है, और खासतौर पर जो स्ट्रीट क्राइम होता है उसकी हमेशा कोरिलेशन होती है ओवरऑल माशी हालात से। अब आजकल अगर आप देखें, अगर आप लंदन के फिगर्स देखते हैं तो लंदन के पॉश तरीन इलाकों में मोबाइल स्नैचिंग, बाकायदा मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। ये नहीं कि वो छुरी से कर रहे हैं। छुरी से, या तो वो और ऐसी ऐसी जगहों में जहां आपका कभी रहमो गुमान भी नहीं होगा, जहां जो घर हैं वो 4-4 5-5 मिलियन पाउंड के घर हैं, लेकिन जब बंदे उस सड़क पर निकलते हैं तो 2 लड़के आकर मोबाइल फोन छीन लेते हैं। तो वो एक क्लियर उसका इकोनॉमिक कोरिलेशन होता है। अब इसको दुनिया भर में 2-3 तरीकों से टैकल किया जा सकता है, राइट? वन इज ऑफ कोर्स दैट वी हमारी जो पुलिसिंग है वो इंक्रीजिंगली स्मार्ट पुलिसिंग के मॉडल पर जाती जाए, राइट? हम सेफ सिटी वगैरह की बात करते हैं, ये सारी चीज कराची में अभी एक सेफ सिटी खड़ी नहीं हुई है या होने जा रही है। बस एक्चुअली में सेफ सिटी, कैमरास, सेफ सिटी, नॉट जस्ट कैमरा, सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं कहीं भी, वो बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है कि उसमें ऑफ कोर्स सीसीटीवी कैमरास आर वन एलिमेंट ऑफ इट, लेकिन उसमें नंबर प्लेट रिकग्निशन डिवाइसेस, ये सारी चीजें कि आप बेसिकली अगर पॉइंट ए पर वाकया हुआ है तो आप उसकी मैपिंग जो है वो पूरे रास्ते तक कर सकें।
राइट? कि सो दैट्स व्हाई एंड दिस इज़ कहीं भी दुनिया में जो आप बड़े शहर हैं, वो सारे इस पर चलते हैं। वी आर बिहाइंड द बॉल इन दिस। वी आर मतलब वी हैव टू एडमिट दैट सेफ सिटी की बातचीत चलती रही है। अब उसमें कुछ आमदोरफ्त आ रही है, लेकिन वी हैव बीन मतलब हमें ये चीज़ें बहुत पहले कराची के लिए कर लेनी चाहिए। सेकंड थिंग जो आपने कहा मोबाइल या स्ट्रीट क्राइम के साथ रिलेटेड जो वायलेंस होती है और ये यकीनन एक तशवीशनाक चीज़ है और किसी भी मुआशरे में बड़ी डेंजरस चीज़ है। इसका इसके भी 2 पहलू हैं डॉक्टर साहब। एक उसका ये है कि देखिए वायलेंस क्यों होती है? इसलिए होती है कि जब माशी हालात मुश्किल होते हैं, अगर आप सैलरी पर 1 लाख रुपए की सैलरी पर एक मिडिल क्लास तबके में रहते हों, वहाँ काम करते हों, आपके पास आपने बड़ी मेहनत से बचा-बचूक कर एक महँगा अच्छा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन खरीद लिया, राइट? और वो एक बंदा आकर आपको कहता है कि जी ये अब एक पिस्तौल दिखाता है और आपको कहता है तो आपकी पहली रिएक्शन होती है कि मतलब मैं ये मेरी मेहनत का वो है, मैं क्यों उसको दूँ, राइट? एंड अक्सर और बेशतर वायलेंस उसी पॉइंट पर आ जाती है। अगर आप उसको मैप भी कर लें ना जो कराची के वायलेंस आपको स्ट्रीट क्राइम रिलेटेड वायलेंस आपको कराची के मिडल क्लास नेबरहुड्स में ज़्यादा मिलेगी। जहाँ लोगों को जो पॉश एरियाज़ है ना, उसमें बंदा कहता है यार सदका समझो, पकड़ा दो, व्हाटएवर नया आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वो एक फ्रिक्शन नहीं आता। हाँ, फ्रिक्शन उस तरीके से नहीं है। इसका जो हल है, वो हमेशा रहा है दुनिया भर में इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपल्सरी कर दें इंश्योरेंस का कि आप मोबाइल फ़ोन जैसे ही खरीदते हैं या गाड़ी जैसे ही खरीदते हैं, गाड़ी में पर तो ख़ैर है बट बाइक पर, मोबाइल फ़ोन जो इवन स्मॉलर आइटम्स है ना, अगर आपका इंश्योर्ड होगा ना, आपको पता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपसे माहाना छोटा-सा फ़ी ले रही है, 100-150 रुपए की टोकन फ़ी ले रही है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन जाएगा भी, तो आपको ये मतलब आपका कभी आपके फ़ोन को यूके में, यूएस में कुछ हो जाए, तो आपको हाँ, आपको थोड़ा बहुत इमोशनल होगा, यार मेरे फ़ोन में ये था, फलाना था, ढमकाना था। लेकिन आपको पता है कि मैं इंश्योरेंस फ़ाइल क्लेम करूँगा एंड आई विल गेट द सेम फ़ोन द बैक तो मेरा उस तरीके से नुकसान नहीं होगा। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। गुड। वी हैव टू मतलब ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जी, जी, यस ऑफ गुड, कोर्स गुड, गुड और चीज़ है। मैं इसमें बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पुलिस का काम नहीं है। 100% पुलिस का काम है, चीज़ें ट्रेस करना, गैंग्स को बस्ट करना। लेकिन सिविलाइज्ड वर्ल्ड में दिस इज़ हाउ यू कट डाउन क्राइम, राइट? जब वो जो क्राइम है उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, तो क्राइम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और अब वैल्यू पर हम आ जाते हैं क्राइम की इस बात पर कि जब तक मोबाइल फ़ोन्स ख़ास तौर पर की अगर हम बात करते हैं, तो जब तक एक सेकेंडरी मार्केट है ना, जब तक कोई दुकानदार पूरे शहर में, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो सदर में हो, चाहे वो नागन पर हो, चाहे वो जौहर में हो, मलीर में हो, वो अगर एक चोरी का मोबाइल फ़ोन लेने को तैयार है, तो वो मार्केट रहेगा। जिस मिनट आपने वो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप बाकी मुल्कों में चोरी का मोबाइल बेचने की कोशिश कर लें। एक आपके पास एक मुसीबत पड़ी होती है कि भई ये मैं किस तरह निकालूँगा, इस माल को किस तरह निकालूँ? और आपको बड़े सॉरी स्पेशलाइज़्ड किस्म के डीलर्स के पास जाना पड़ता है, जो इस किस्म के चोरी के माल में डील करते हैं, राइट? यहाँ तो आप प्रोबेबली 70% दुकानों में चले जाएँ, तो या पार्ट्स की शेप में या सेल की शेप में वो मोबाइल वन वे और अनदर आपसे ले लेते हैं। सो जब वो आप मार्केट खत्म कर दोगे, इन अगेन एनफोर्समेंट से कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशंस है, उनको कहें कि देखिए आप सिर्फ ये बातें मीटिंगों में ना करें, इसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। आप भी कराची के शहरी हैं। डू इट फॉर द सिटी। आपके बच्चे का भी छीन सकता है। आपके बच्चे का भी छीन सकता है। सो वो उसमें फिर हम वी विल गेट आउट ऑफ दिस पैटर्न ऑफ वायलेंस एंड क्राइम जिसमें हम इस वक़्त फँसे हुए हैं। वरना वो यही है कि वो ये सिस्टम चलता रहेगा और एक किस्म का हमारे यहाँ एक रूटीन सी बन गई है कि माशी हालात ख़राब होते हैं, ज़ाहिर बात है स्ट्रीट क्राइम बदतर होता है, पुलिस की रिस्पॉन्स पर तनकीद होती है और ये एक ऐसी चीज़ है मीडिया भी इस पर आ जाती है कि हाँ जी देखिए वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। पुलिस भी कहती है बस ठीक है जी ऐसे ही है पूरा-पूरा काम कर लो। तो ये साइकिल तो हमें तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी-सी इनोवेशन से तोड़ना पड़ेगा। सर एक और स्कूल ऑफ थॉट है
वो ये है कि देखें, वेपन रखना लीगलाइज है। कोई अगर असले वाला लाइसेंस याफ्ता असला जो है वो अगर साथ कैरी कर रहा है, तो क्या वो शूट डाउन कर सकता है एक हमारे स्नाइपर को? डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने मुझे अक्सर ये सवाल पूछा है कि जी देखिए आजकल हालात ख़राब हैं, मेरे पास अपनी वेपन है, लाइसेंस भी है, वेपन पत्नी मेरे दादे की थी, चाचे की थी, आखिर है किस लिए? हाँ, है। तो है किस लिए? हम उसको क्या, और मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं एक पुलिस अफ़सर हूँ, जिसने 24 साल नौकरी की है। मैं काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट में रहा हूँ, जहाँ डेली हमारी इस तरह की लियारी में मेरी पोस्टिंग रही है। अ, एंटी टेररिस्ट ट्रेनिंग का स्पेशलाइज़्ड कोर्स मैंने किया हुआ है। लेकिन आज के दिन ना, मैं भी शायद 100% आपको ये दावे से ना ना कह सकूँ कि अगर किसी चौक पर मैं फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा हूँ और कोई बंदा मुझे पिस्टल निकाल कर वो रोकता है, तो विल आई बी एबल टू रिस्पॉन्ड, और ऐसा तो नहीं होगा कि जो मेरे साथ अब मेरी अपनी फैमिली है उनको कोई नुकसान ना हो जाए, राइट? तो अगर मैं एज़ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ सच लॉन्ग स्टैंडिंग इस बात का दावा नहीं कर सकता जी, ठीक। कि नहीं, कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इतना कोई जेसन बोर्न हूँ कि मैं उसकी वेपन भी ले लूँगा, तो ये कर लूँगा, तो फलाना कर लूँगा। तो फिर जो आम शहरी है, आप जैसा शहरी, मतलब जिनके पास फैमिली में बंदूक ज़रूर होगी, लेकिन आपने कोई ट्रेनिंग तो उसमें नहीं ली हुई, स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग। तो अगर आपने ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, ज़्यादातर आपने यही किया होगा ना, किसी फायरिंग रेंज पर जाकर आपने 2-3 गोलियाँ चला ली होंगी। सो देन इट इज़ अ रिस्क, एब्सोल्यूट राइट, कि आप अपने साथ जो फैमिली या जो भी आपके साथ चल रहा हो, उनकी भी जान आप खतरे में डालते हैं। और हमेशा ये बात याद रखेंगे, देखिए वो जो आगे से जो आपका नुकसान करने आए जो क्रिमिनल है, वो भी इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम ना, वो भी अक्सर डरा हुआ है, रेडी टू मतलब रिस्पॉन्ड। हाँ, वो रेडी टू रिस्पॉन्ड है, उसके भी हाथ काँप रहे हैं। सो बेहतर है कि आप ऐसी मतलब सिचुएशन में ना पड़ें, जिससे मज़ीद नुकसान हो जाए। उसमें लोग कहते ये हैं कि जी हम तब रिस्पॉन्ड करेंगे व्हेन ही हैज टर्न अराउंड। देखिए वो भी आप आज़मा लें। अच्छा, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है? लेट्स सपोज कि समबडी डज़ सो। देखिए लीगल एस्पेक्ट, कोई जा रहा है, आप वो छीन के जा रहे हैं। लीगल एस्पेक्ट ये है कि हर ऐसा जो केस है, वो जो मौके के फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है ना, उस पर उसका फैसला होता है, राइट? लेट्स सपोज कोई जेन्युइनली ऐसा करे, अच्छा चले, मैं आपको एक चले आपने रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, आपने सेल्फ डिफेंस में कर दिया, लेकिन आपकी फायरिंग से हाँ जी, जी। साथ में एक बंदा साइकिल पर होता है, वो भी मारा जाता है। उसकी लीगल लायबिलिटी कहाँ है? हाँ, क्योंकि आप तो नहीं, आप कोई स्नाइपर तो है नहीं ना, आप कोई एसएसजी ट्रेन्ड तो है नहीं कि आप कहें कि मैं तो वो जा रहा है, मैं उसी को हिट करूँगा, ये तो कोई ये गारंटी तो आप दे नहीं सकते। तो वो ठीक है, जहाँ तक वो डाकू है, उसकी लायबिलिटी चले मैं आपको दे दूँगा कि जी आपने सेल्फ डिफेंस में किया, अच्छा काम हो, लेकिन जो बाकी लोगों को आपने खतरे में डाला या किसी का नुकसान कर दिया, तो हाउ कैन वी, वो आप कहाँ लेकर जाएँगे? सर आप लोकल पुलिस के कितने एडवोकेट हैं या उसको कितना ज़रूरी समझते हैं? मैं आपको बताऊँ कि एक सीपीएलसी के एक ओहदेदार ने मुझे एक बात बताई कि वो एक मीटिंग में बैठे थे और नया-नया एसएचओ आया था इलाके में, और जिस इलाके में वो पोस्ट हुआ, तो उसने उन सीपीएलसी वाले साहब से पूछा कि मुझे ये बताइए नीपा चौरंगी कहाँ है? और वो साहब इतने शॉक में आ गए, तो वो मीटिंग छोड़ के आ गए कि यार मैं इसमें बात ही क्या करूँ? तो जब ये सूरत-ए-हाल होगी, आप समझ सकते हैं कि यार, कि एक बंदा जो है वो जिसको अपनी ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करने के लिए किसी इलाके में आना है और वो इतना गाफ़िल है इलाके से, तो कैसे उसके इन्स आउट समझ सकेगा, उसके डायनामिक्स समझ सकेगा? डॉक्टर साहब, आप कराची में कितने, आप पूरी ज़िंदगी कराची में रहे हैं। हुँ, आपको अगर मैं कहूँ कि लियारी में चील चौक जाएँ तो आप जा सकते नहीं, हैं। बिल्कुल। बात ये है कि व्हेन यू से लोकल, व्हाट डू यू मीन एज़ लोकल? मेरे इसमें इख्तिलाफ ये है, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ सियासी जमातों ने इसको एक हुँ, एथनिक रंग दिया है। देखिए, मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ लोगों को। मैं कुछ अरसे पहले अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन द पुलिस, हुँ, जो सिंध पुलिस की क्रिकेट टीम थी, तो मैं उसका चीफ सेलेक्टर भी था, क्योंकि मुझे क्रिकेट का शौक है। तो जब ये लड़के खेलते थे वेरियस अपने मैचेस, तो मैं अक्सर साथ चले जाता था। तो एक हम कहीं मैच खेल रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कहीं, मुझे एग्जैक्ट ग्राउंड मुझे नहीं याद। तो वहाँ एक बड़े पुराने कोच थे, तो उनके साथ गपशप चल रही थी। वो 80s में जावेद मियांदाद, राशिद लतीफ़, फलाना ढिमकाना के साथ उन्होंने खेला हुआ था, अच्छे अज़ीम शख्सियत थी उनकी।
तो मैंने उनको कहा, उनकी जो टीम थी, लोकल्स की टीम थी, मज़े की बात ये थी कि उस सारी लोकल की टीम जो थी, आगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद वगैरह का एक टिपिकल इलाका जो कि उर्दू स्पीकिंग इलाका है, सारे जो लड़के थे उनके वो पठान थे। तो मैंने कहा कि सर ये हाउ कम कि आपकी टीम में ये सारे लड़के ये लोकल हैं? तो उन्होंने कहा सारे लड़के लोकल हैं। ज़ाहिर बात है ना वो उन्होंने कहा इश्यू ये है कि ये लड़के जो हैं वो पीछे कट्टी पहाड़ी है वहाँ रहते हैं। वो क्योंकि हर रोज़ पूरे दिन ऊपर-नीचे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको क्रिकेट का शौक भी है। वो हमारे जो लड़के हैं वो कभी मोबाइल फ़ोन पर लगे होते हैं, कभी बच्चों के पीछे लगे होते हैं। तो ये लड़के क्रिकेट पे आ जाते हैं। आप अज़हर अली शाह में तो नहीं खेल रहे थे? नहीं, 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 ये छोटा ग्राउंड था, असगरी शाह की बात नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा जी ये लड़के आ जाते हैं, अब वो फास्ट बॉलर भी बन जाते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी बन जाते हैं, लेग स्पिनर भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। तो दे आर आल्सो लोकल, राइट? राइट, राइट, उन्होंने अपना एब्सोल्यूटली, राइट, मैट्रिक भी जो है कराची की एब्सोल्यूटली। पुलिस की अगर आप भर्ती देखें, तो अगेन मेरी इस पर एक सियासी जमात के बड़े सीनियर लीडर से इस पर मेरी बहस हुई। मैंने कहा आप निकाल लें ख़ास तौर पर 2016 के बाद जो सिंध पुलिस में कराची पुलिस में जो भर्ती हुई है, वो ओवरवेलमिंगली मेरिट पर हुई है, राइट? उससे पहले वेरियस इश्यूज़ थे बट दे वर एड्रेस्ड एंड ओवरवेलमिंगली 2016 ऑनवर्ड्स जो भर्ती हुई इट्स बीन ऑन मेरिट, राइट? अब उस मेरिट में अगेन बेस्ड ऑन मेरिट, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट वो लोग कहते नहीं जी देखिए अब हम वहाँ जाते हैं तो ये जो लड़ रहे हैं पुलिस के लड़के वो पठान हैं। पठान हैं, लेकिन वह कराचीइट्स ना, जी, जी, जी। उनका मैट्रिक भी यहाँ है, वो पैदा भी पूरी ज़िंदगी यहाँ हुए, जब वो ज़बान बोलते हैं, येस उनको शायद पश्तो आती होगी लेकिन वो आपकी और मेरी तरह उर्दू बोलते हैं, राइट? सो दे आर कराचीइट्स, you can't say that they are not Karachiites because they don't belong to a certain ethnicity. सर माय क्वेश्चन वाज़ नॉट अबाउट एथनिसिटी, मेरा सवाल मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। सो द इश्यू दैट इज रेज्ड ऑफ अ लोकल पुलिस इज दिस हुँ, बिकॉज नाउ इफ यू लुक एट इट द नंबर्स आर चेंजिंग, राइट? इफ यू लुक एट द अगर आप कराची पुलिस का मेरे पास कोई लेटेस्ट फिगर्स नहीं है लेकिन मेरा अंदाजा यही कहता है कि अगर आप इस वक्त कराची पुलिस की फिगर देखोगे ना तो अगर आप उसकी एथनिक ब्रेकअप करोगे तो शायद आपको उर्दू स्पीकिंग लड़के जो हैं वो माइनॉरिटी में मिलेंगे। अब कुछ लोग या कुछ सियासी जमातें कहेंगी देखिए जी दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ए नॉन लोकल पुलिस। हुँ, बट जो पंजाबी या सिंधी या पठान लड़के आपको मिलेंगे उसमें से, वो कोई ये नहीं कि वो उठकर कोई सक्खर से आया हुआ है या कोई जो है वो लकी मरबत से उठकर उसने कराची पुलिस में दे आर कराचीइट्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दे आर कराचीइट्स, राइट? अच्छा रही बात इसकी लोकल उसकी, देखिए अगेन ऑड आप मैं कराची के 2 ज़िलों का एसएसपी रहा हूँ, सीटीडी का चीफ रहा हूँ, बेतहाशा जगहों पर एएसपी भी रहा हूँ, एसपी इन्वेस्टिगेशन भी रहा हूँ। मेरे साथ जो भी अफ़सरान एसएचओ लेवल पर, डीएसपी लेवल पर रहे हैं, महाजिर भी रहे हैं, पठान भी रहे हैं, सिंधी भी रहे हैं। दे आर ऑल मेबी शायद एक आधा कभी हुआ होगा ऐसे जो कि काइंड ऑफ पोस्टिंग पर कहीं से बाहर से आया हो। Otherwise, they are all local. Yes, maybe if you are posted in a certain area, जैसे जो आपने एग्जांपल दिया, तो शायद आपको अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नौकरी ना रही हो, आपकी साउथ में रही हो, तो आपको शायद नीपा जोरंगी का नहीं पता, राइट? मैंने भी जब पुलिस ज्वाइन की तो मेरी जो पहली पोस्टिंग थी एज एएसपी यूटी तो गुलशन में थी, ईस्ट में थी। मुझे भी शायद पहले 3-4 हफ्ते नीपा चुरंगी का नहीं पता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी या जो भी मेरा उससे पहले तजुर्बा था, वो डिस्ट्रिक्ट साउथ का था। इसी तरीके से जब मैं वेस्ट में गया तो मुझे शायद बनारस का नहीं पता था पहले, मेरे राइट? शायद मुझे भी ना हाँ, ठीक। तो वो बट यू लर्न ऑन द जॉब। हाँ, हुँ, वो अगर पुलिस अफ़सर ये सवाल पहले दिन पूछे जायज़ है, अगर वो पुलिस अफ़सर वो सवाल 18वें दिन भी पूछ रहा हो तो दैट डज़न्ट मीन इट्स एन एथनिक बायस, इट मीन्स ही इज़ एन इनकॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर। इनएफिशिएंट, उसको वो उसमें कोई एथनिसिटी उसकी कोई भी हो, लेकिन वो फिर ही इज़ नॉट गुड इनफ। राइट। अच्छा वैसे वो अगर मैं पूरी कन्वर्सेशन कोट करता, तो उसके बाद उन साहब ने उससे ये पूछा था कि क्या कभी पहले कराची, उसने बोला नहीं एक बार समुद्र देखने आया था। तो असल में उनको प्रॉब्लम यही बात से था कि जो 4 400-600 किलोमीटर दूर से अगर कोई यहाँ पे आकर पुलिस में आ जाता। ये मैं आपको बताऊँ, ये
अगेन दिस ट्रेंड इज चेंज नाउ। ट्रेंड इज चेंज के अलावा देखिए ये मैं थोड़ा सा इसको और भी वो करूंगा कि ये इस तरह के एनेक्डोट्स लिए जाते हैं और दिए जाते हैं एक किसी किस्म की सियासी एजेंडा को पुश करने के लिए, राइट? इवन एंड बाय सियासी आई डोंट मीन पार्टी पॉलिटिकल, लेकिन किसी का भी सीपीएलसी वालों का भी सियासी एजेंडा फॉर दैट मैटर हो सकता है। तो बट बाय एंड लार्ज अगर आप कराची की वो देख लेना, तो ऐसे बड़ी ये केसेस एक्सेप्शन में होंगे। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल कभी भी नहीं हुए होंगे, नो, बट एक्सेप्शन में होंगे। यू नो कि एक ऐसा वक्त था फॉर इंस्टेंस कि जब कराची के हालात बहुत खराब थे, तो और पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा था, तो ये भी समझा जाता था कि जो लोकल पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो जिला वेस्ट का या जिला सेंट्रल का रिहायशी है, तो उसके लिए वहां होना ज्यादा खतरे की का बायस है। इससे बेहतर है कि कोई दूसरे पुलिस अफसर को लाया जाए वहां और लगाया जाए जो कि लेट्स से इंटीरियर सिंध से आया हो, राइट, फॉर ऑन अ सेफ्टी ऑफ पर्पस। तो दैट इज आल्सो एन एलिमेंट इन इट, दैट्स आल्सो एन अप्रोच। और देखें, आप और मैं कराची में रहते हैं, हमें पता है कि ऐसे दिन गुजरे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेयर पुलिस ऑफिसर्स वर टारगेटेड। एब्सोल्युटली, बल्कि मुझे ये पता है एक मर्तबा एक पुलिस वाले ने मुझसे लिफ्ट मांगी, तो वो बेसिकली वो ऊपर से अलग सकाक का कपड़ा पहना हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि मैं ये कपड़ा सिर्फ इसलिए पहना हुआ कि हमें इजाजत नहीं है कि पुलिस वर्दी में जो सफर करे, कि वो सेफ नहीं है। सही। सर, क्या पुलिसिंग तब बेहतर नहीं होगी जब चोरी से पहले चोर को पकड़ा जाए? मतलब चोरी हो गई, अब चोर के पीछे भाग रहे हैं। प्रो पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है। 100%। देखिए अगेन, जो मैंने आपको पहले भी ये बातें की ना, इंश्योरेंस की, सेफ सिटी की, ऑल दीज थिंग्स की, ये सारे टूल्स हैं प्रिवेंटिव, राइट? इस वक्त क्या होता है कि ऑफ कोर्स हमारी एक तो पुलिस में, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फायर फाइटिंग अक्सर कर रहे होते हैं, राइट? ये डकैती होगी, ऐसे सारे उसके पीछे भाग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो हमें करना यही चाहिए कि अगरचे कि आपने चीजें सिस्टम ऐसे बना लिए हैं वेयर एक शहरी को इस चीज का इशू नहीं है कि जी चलो ओके, मेरा मोबाइल फोन चला गया या मेरी मोटरसाइकिल चलेगी, आई विल गेट इट बैक विदाउट हैविंग टू पे माई सेल्फ, ठीक है, इंश्योरेंस के नाते या उसके नाते। और ऐसी चीजें आप, और फिर आपकी डिटेक्शन टूल्स इस तरह के हैं कि ये सेफ सिटी हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें होंगी, राइट? अब अगर ये चीजें कवर हो जाती हैं, तो फिर पुलिस को फोकस करना चाहिए ऑन प्रोएक्टिव, कि आप पहले से इंटेलिजेंस बिल्ड करें, कौन से गैंग्स हैं, कौन से ये हैं। अगर आप ये जो इस किस्म के इश्यूज से निकल आएंगे ना, जिसको हम आजकल के दौर में फुल टाइम इन्हीं इश्यूज में लगे रहते हैं, तभी ये चीजें हो सकेंगी कि आप एक्चुअल गैंग बस्टिंग कर सकें, कि आप फोकस ही इस पर करेंगे, ठीक है यार, वो चलो क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हम तो पहले से इस गैंग पर काम कर रहे थे, राइट? तो आपकी ज्यादा फोकस्ड अप्रोच होगी, प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू हैव मच ग्रेटर सक्सेस। सर, डेकेड से हमारे पास रेंजर्स डिप्लॉयड है, उसके बावजूद भी क्राइम रेट में कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। शायद आप कहें कि डिफरेंस है, अगर रेंजर्स ना होती तो क्राइम रेट ये होता, मगर मैं क्राइम रेट बेहतर तब समझूंगा जब जाने कम से कम महफूज रहे। सर, एक्चुअली कराची को कितनी सिक्योरिटी की नीड है, और अगर रेंजर्स भी सफिशिएंट नहीं पड़ रही, बल्कि फोर आर्मी ऑपरेशंस भी होते रहे कराची में, ये भी अगर सफिशिएंट नहीं है, तो फिर सफिशिएंट क्या है? देखिए Because that's the last thing of defense, right? रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट है कराची में, वो क्राइम के हवाले से नहीं हुई थी, राइट? अगर आप तारीखी उनकी वो देखें, तो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी इन रिस्पॉन्स टू 90s में, और उसके बाद फिर जब हालात 2010, 11, 12 में खराब हो गए, इन रिस्पॉन्स टू वर्चुअल पॉलिटिकल इंसर्जेंसी, ठीक है? वो इसलिए उनको नहीं लाया गया था कि मोबाइल फोन छिन रहे थे या मोटरसाइकिलें छिन रही थी। क्राइम उनका जो है वो कोर वो नहीं है। जो वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस थी या दहशतगर्दी थी, उसके रिस्पॉन्स में टू एड द पुलिस रेंजर्स आए थे, और उस टास्क में मैं समझता हूँ कि दे हैव डन वेल। उसकी वजह ये देखें, अगेन जब ये कराची ऑपरेशन 2013 में शुरू हुआ, तो ये बात उठी थी कि जी बहुत से जो कराची पुलिस इतनी डिमोरलाइज थी क्योंकि उनके इतने लोग शहीद कर दिए गए थे, और उस जमाने की ये मैं 2000 वगैरह की बात कर रहा हूँ, उस जमाने की जो पुलिस की क़यादत थी वो नहीं खड़ी हुई थी, इसके बावजूद कि उनके लोग शहीद हो रहे थे, लेकिन वो सियासी कुव्वतों के खिलाफ नहीं खड़ी हुई थी। सो
एट दैट टाइम मुझे याद है पुलिस वाले बहुत से हमारे मेरे कॉलीग्स कहते थे कि सर आप कहते तो हैं कि चलो जी लियारी वालों के खिलाफ भी वो करो, एक्शन लो या एमक्यूएम वालों के साथ, लेकिन हमारी तो पहले भी जिहादियों से लश्कर जंगवी से वो की हिट लिस्ट में, तो आप क्या चाहते हैं हम कितनी हिट लिस्टों पर आए, राइट? और बात उनकी सही थी क्योंकि प्रोटेक्शन जो थी वो किसी किस्म की नहीं थी। तो उस ज़माने में इस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक ऐसी फ़ोर्स हो जो कि पुलिस को जब तक पुलिस की वो कैपेसिटी बिल्ड अप हो जाए, कवर दे सके। एंड आई थिंक दैट मैं ये कहूँगा कि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप ये कराची ऑपरेशन देखें ना, तो कराची विच है ऑ ऑफ विच है? ये 2013 ऑनवर्ड से जो चलता रहा, वो एक मिसालिया ऑपरेशन इस वजह से है कि पूरे पाकिस्तान में हम ये वेरियस व्यू पॉइंट्स आर्ग्यू करते रहते हैं कि जी हम जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, चाहे वो फाटा में हुआ, चाहे वो बलूचिस्तान में हुआ, चाहे वो XYZ हुआ। कराची ऑपरेशन जो है वो एक मिसाल है ऑफ ए सक्सेसफुल ऑपरेशन, जहाँ बाकायदगी से जो वेरियस कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उनमें एक सिनर्जी थी, उनमें आपस में एक सिंक्रोनाइज्ड वो था, क्रेडिट या इस तरह की जो हमारे मसले बन जाते हैं वो नहीं था। यस, गोल ओरिएंटेड था। हाँ, गोल ओरिएंटेड था। यस, इनिशियली रेंजर्स ने लीड ली, 2-3 साल के बाद रेंजर्स ने बैक स्टेप ले लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, पुलिस आगे आए। जो भी वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो टोटली इन सिंक है। अभी भी अगर आप टेररिज्म के हवाले से बात करें, तो मुल्क में जो हालात हैं वो खतरनाक हैं, लेकिन कराची रिमेन्स यूनिक इन द सेंस दैट कराची में जब इंसिडेंट होता है तो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, राइट? कराची एयरपोर्ट का ये वाकया हुआ, डिटेक्ट हो गया, चाहे सीटीडी ने किया, चाहे रेंजर्स ने किया, चाहे आईबी ने किया। और इसकी वजह यही है कि ये जो सिनर्जी रही है वेरियस इदारों की, वो ठीक है। और ये दुनिया भर का असूल है, इंसिडेंट तो हर जगह हो जाता है। लंदन में भी इंसिडेंट होते हैं, पिछले हफ्ते जर्मनी में भी इंसिडेंट हुआ है। बट इट इज योर एबिलिटी टू डिटेक्ट मेजर टेररिज्म इंसिडेंट्स एंड टू मेक श्योर के वो उनकी रिपीट ना हो या एक सीरीज ना चले, राइट? सो उसमें कराची इज अ सक्सेस स्टोरी एंड जो भी सिविल आर्म फोर्सेस हैं, रेंजर्स जैसे, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू दैट। पुलिसिंग वैसे तो एक जो है वो जिसे कहते हैं कि फरिश्तों का सिफत महसूस होती है। जब आप इसको ह्यूमन लेवल पे लेके आते हैं तो ऑब्वियसली ह्यूमन एरर भी हो गया, ह्यूमन इंटरवेंशंस भी हो गई, बदनीयती भी हो गई। हमें पता है कि हमारे पुलिस के निज़ाम में खासा फॉल्ट्स हैं। सबसे बड़ा असर जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है वो लगता है जाली वर्दी वाला काम, या बल्कि जो है वो हमने अक्सर ऐसे केसेस देखे वाकई में, बड़ा अफसोस हुआ देख कर के ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला ही था, वही मोबाइल छीन रहा था, क्राइम कर रहा था। सर इन चीज़ों को कैसे, इसकी रोकथाम कैसे की जा रही है? हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू दिस? लेकिन ये जो इस तरह की जो फिनोमिनन है ना, चले आपने वो ऐसे फिनोमिनन होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली कहीं भी हो सकते हैं। जैसे इनका कोई 100% गारंटी नहीं है। जी। फॉर इंस्टेंस आप तो चले क्राइम की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है कि रेडिकलाइजेशन हो गई है पुलिस रैंक्स के अंदर, और उनमें से पुलिस की ही रैंक्स में से जिहादी निकल आए, खुदकश बम्बर निकल आए। हाँ जी, बिल्कुल, हमने सलमान तासीर का उसमें सलमान देखा। तासीर का वाकया आपने देखा। जी। उससे पहले कराची में सिंध मदरसे पर जो खुदकश अटैक हुआ था 2004 में, उसमें जो बॉम्बर था वो पुलिस वाला था। तो दीज आर थिंग्स जिसमें कोई एक एफर्ट करना या वो करना इज नेवर इनफ। इसमें कांस्टेंट आपको विजिलेंस चाहिए होती है, कांस्टेंट वेटिंग चाहिए होती है। आपके इस तरह रोबस्ट सिस्टम्स होने चाहिए जो कि रेड फ्लैग्स जो है ना किसी के हवाले से वो फौरन डिटेक्ट कर लिया करे, कि जी ये जो है, तो वो यू नीड दो सिस्टम्स इन प्लेस। ये अगेन आई से अगर आप इंटरनेशनल एग्जांपल्स देंगे तो इस तरह के बड़े सीरियस मामले मसले इराक में भी रहे हैं, ऐसी जगहों में भी रहे हैं। सो फंडामेंटली यू नीड कांस्टेंट वेटिंग। इज इट हैपनिंग? यस, मैं इसमें ये कांस्टेंट वो ये एक चीज चलती रहती है। आई वुड से मैं ये नहीं कहूँगा कि जी ये कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी ज़ीरो पर आ गई है, लेकिन द फैक्ट दैट जब ऐसे वाक़ये होते हैं दे आर एक्सेप्शंस रादर देन द रूल, दैट शोज़ दैट कहीं न कहीं सम एलिमेंट ऑफ दैट सिस्टम और वेटिंग इज़ वर्किंग। इज़ इट परफेक्ट? नो, ऑब्वियसली नॉट, एंड ऑब्वियसली एनीथिंग नीड्स कांस्टेंट चेंजिंग, कांस्टेंट मॉडिफिकेशन।
लेकिन डेफ़िनेटली आई थिंक जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये रूल नहीं बना और एक्सेप्शंस हैं, जब ये वाक़या होते हैं, ऑब्वियसली जब एक्सेप्शन होते हैं हाइलाइट भी होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट इट इज़ हुँ। सर मैं एंड कंटिन्यू नीड्स इट नीड्स टू कन बी फर्दर इम्प्रूव्ड। वाह! सर मेरी ख्वाहिश भी है और यकीनन मुझे लगता है आपकी भी ख्वाहिश होगी और शायद ये सिस्टम के लिए भी बेहतर हो कि लोग हमारा कराची का नौजवान, पढ़ा-लिखा नौजवान, अच्छे घर के लड़के जो है वो पुलिस सर्विस में आए। सर वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसमें ये इसका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? इसमें इसमें आगे चल के ये इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है इस जॉब के? बज़ाहिर यूँ महसूस होता है बड़ी खतरनाक नौकरी है या यूँ लोग कहते हैं भई इसमें दिमाग खराब हो जाता है, इंसान जो है वो गलत रास्ते भी निकल सकता है। आपका इस बारे में क्या राय है? बिकॉज़ मैं ये जवाब इसलिए चाह रहा हूँ ताकि सुन के लोग लड़के मोटिवेट हो, पढ़े लिखे लोग उसमें। पुलिस की जो नौकरी है ना, हुँ, वो अ, उसमें मैं समझता हूँ बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में अ, हमारा एक रिवायती पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जी सरकारी नौकरी में क्योंकि स्टेबिलिटी होती है, ये होता है, वो होता है, तो लोग उसकी तरफ उनका रुझान रहा है ट्रेडिशनली। हुँ, पुलिस और मैं ये जब भी मैं नेशनल पुलिस अकेडमी जाता हूँ, नौजवान एएसपीज़ को भी लेक्चर वगैरह देता हूँ, तो उनको यही कहता हूँ कि देखो, डोंट पुलिस की नौकरी को आप एज़ ए गवर्नमेंट जॉब नहीं ट्रीट कर सकते। पुलिसिंग एक पेशा है और उस पेशे में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको एक किस्म का जुनून उसके लिए होना पड़ता है, राइट? यू कांट डू इट अदरवाइज, बिकॉज अदरवाइज अगर आप उसके प्रोज एंड कॉन्स गिने तो प्रोज तो फिर कोई भी नहीं निकलेंगे आपको। यस मुश्किल नौकरी है, यस खतरे की नौकरी है, वाक़ई में उस यस जी। वर्क लाइफ बैलेंस मुश्किल है। हुँ, हुँ, वो आपको जॉब नहीं देती, वो आपको अपने तौर पर ढूंढना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं, राइट? सो ऑन द फेस ऑफ इट आपको हुँ, आपको उसमें को मेरा यस आया कि ये है कि आप कोई भी नौजवान गलत पटरी पे उतर सकता है, यस 100%, बिकॉज़ पुलिस की एक ऐसी नौकरी है जो कि आपको बेतहाशा इख्तियारात देती है। तो इंसानी फितरत है कि जहाँ आपके पास अनचेक्ड इख्तियारात हों तो वहाँ उसका अब्यूज़ भी होता है। हुँ। दीज़ थिंग्स आर ऑल देयर। बट अगेन मैं इस पहलू पर वापस आऊँगा कि आपको अगर आपका एक सर आपके पुलिस जैसा पॉजिटिव माइंडसेट कहाँ से आया? नहीं डॉक्टर, मेरे जैसा तो खैर पता नहीं पॉजिटिव माइंडसेट है नहीं है, हर आदमी के अंदर वो होता है, ना आप ना मैं किसी को उस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एवरीवन हैज देयर ओन मोटिवेशंस। जो बाहर ये सिपाही खड़े हुए हैं उनकी अपनी मोटिवेशन होगी, जब वो पुलिस में आए थे, कोई और आज जो आईजी साहब है उनकी अपनी मोटिवेशन होगी। तो वो बट द पॉइंट इज दैट यू हैव, अगर आप किसी भी चीज में अवेयर है ना, बाद में ये कहना गलत होता है, जो अक्सर हाँ, हमारे दोस्त कहते हैं कि जी मेरा तो ख्याल था कि बड़ी आसान नौकरी है, ये तो बड़ी ऐसी बात नहीं है। मतलब आपको जिस भी आप चीज़ में घुसे तो आप उसमें आँखें खोल कर जाएँ कि येस देयर आर दोज़ इश्यूज़, बट द अपसाइड इज़ दैट जो आपको एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन मिलेगी परहैप्स सही बात है। लोगों को मदद करने की या किसी की जान बचाने की, वो उसका अपना एक जो है वो काइंड ऑफ चस्का है। सो अगेन इट्स अ जॉब व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ फेथ एंड नीड्स अ लॉट ऑफ पैशन। उसके बगैर ये नौकरी आप नहीं कर पाओगे। हुँ, हुँ। सर इसी सवाल को थोड़ा-सा मेंड करके मैं पूछता हूँ कि अगर उमर शायद जो है आप अगर पुलिस सर्विस में ना होते, तो क्या वाक़ई आप अपने वालिद का केस जो है वो सक्सेसफुल एंड तक ले जा पाते? अच्छा सवाल है आपका, मुश्किल सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए ये जो सवाल है ना, इट हैज़ टू डू विथ एन एलिमेंट इन आवर सोसाइटी व्हिच नीड्स टू एड्रेस, जो कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। एक बुजुर्ग थे, जिस दिन मैं पहले दिन पुलिस में मैंने जॉइन किया और फील्ड में आया, तो एक केस था, मेरी असाइनमेंट हुई थी यहाँ एएसपी दरख्शां के साथ, कराची में, साउथ के इलाके में। तो और वो उस दिन एक किडनैपिंग, एक लड़के की, नौजवान लॉयर की किडनैपिंग चल रही थी, और उस दिन उसी सुबह, बल्कि मैं शायद कुछ 9-10 बजे मैंने एसएसपी ऑफिस में रिपोर्ट किया। फर्स्ट डे ऑन जॉब। फर्स्ट डे ऑन द जॉब, फर्स्ट डे। तो मेरे पास वर्दी भी नहीं थी, बल्कि वो हम उस ज़माने में ना, वो पहले कोई महीना भर वो आपको वर्दी के बगैर करते थे कि आप सिर्फ ऑब्ज़र्वर के तौर पर आएँ।
तो वो उन्होंने उसी दिन वो जो किडनैपर था उसको पकड़ लिया था और ये सारा केस अनरेवल हुआ। उस किडनैपर ने एक नौजवान लॉयर को मर्डर कर दिया था और तावान मांग रहा था उसकी फैमिली से। तो वो खैर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, बड़ा मतलब मैं कभी भी वो अपना पहला दिन नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन और मेरी फिर इस केस के दौरान वो जो लॉयर था, उनके जो वालिद साहब थे, जो इसको परस्यू कर रहे थे केस को, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। और उनको मैं बाद में मैं एकेडमी में भी चला गया, तब भी उनसे मेरी रही। तो फिर कुछ साल, क्योंकि मैं भी चला गया था, कुछ साल बाहर था, ये वो, तो मेरी उनसे रिसेंटली बहुत साल बाद मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक फ़िक्रा कहा जो कि मैं अगेन मेरे ज़हन में रहता है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान के जो जस्टिस सिस्टम है ना, उसके लिए ये बिल्कुल पूरा उतरता है कि आपके पास यहाँ अगर आपको इंसाफ चाहिए ना, तो आपके हाथ सोने के होने चाहिए और आपके जो पाँव हैं वो लोहे के होने चाहिए। और ये एक बदकिस्मती है, इट्स अ फेलियर। इसमें देयर इज़ नो अदर वे टू लुक एट इट, राइट? बिल्कुल। आपने मेरे हवाले से पूछा, अगर पुलिस मेरी पुलिस अफ़सरी क्या, अगर मेरी वालिद साहिबा उस टाइम पर खुद सरकारी मुलाज़िम ना होतीं और उसके बाद मैं पुलिस में ना आया होता, तो ये नामुमकिन है कि ये केस हो पाता। लेकिन ये हमारा फेलियर है, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। और जो भी हम बाकी बातें करते हैं ना कि जी क्राइम है, तो फलाना है, तो ढमकाना है, जो मुआशरा है, जो सोसाइटी इंसाफ नहीं दे सकती, तो मतलब वी कांट एक्सपेक्ट दैट थिंग्स विल इम्प्रूव। मैं जब एसएसपी वेस्ट था 2018 में, तो हमने एक उस उरंगी के इलाके में एक 6 साला बच्ची का मर्डर और रेप हुआ और हमने वो बंदे भी पकड़ लिए और उनको बड़े अच्छे तरीके से, मतलब डीएनए वगैरह से उनकी लेकर मैच कराकर बड़ा एक तगड़ा केस था। और उस बच्ची का जो बाप था वो गरीब आदमी रिक्शा चलाता था। उस केस को 6 साल हो गए हैं। बल्कि 2025 अब शुरू हो जाएगा तो 7 साल हो जाएँगे और अभी तक उस गरीब आदमी को अपनी 6 साला बच्ची के मर्डर का इंसाफ नहीं मिला। तो हम क्या बात करते हैं, राइट? मतलब हम बाकी सारी चीज़ें हम किस तरह, जब जिस माशरे में आप इंसाफ नहीं दे सकते, जिस माशरे में एक बूढ़ा बाप अपने जवान 21 साला बेटे के कत्ल के पीछे फिरता रहे और पैसे भी खर्च करे, प्रेशर भी ले, धमकियाँ भी ले, या एक गरीब रिक्शा वाला अपनी 6 साला बेटी के मर्डर के लिए इंसाफ ढूँढता है। फिर बाकी तो हम छोड़ दें ना, बाकी हम ऐसे इधर-उधर की बातें हैं, आप और मैं यहाँ अच्छे कमरे में चाय पी के कहते हैं जी ये होना चाहिए, पुलिस जो है वो लोकल हो या ना हो, या सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपके लिए चीज़ें कोई बेहतर नहीं होंगी। कोई चाहे कराची के ऊपर कोई ध्यान देता है या नहीं देता है, अगर आप It will come इंसाफ, full circle only when हाँ, justice is served. हाँ, फ्रैंक, ये बिल्कुल फ्रैंक सी बात ये है। अगर हमारा जो है वो मुलजिम फांसी नहीं चाहता तो वो जेल जाता है। अब जेल तो शायद क्राइम यूनिवर्सिटी बन जाती है। डॉक्टर साहब, देखें अगेन ये एक सवाल जो है ना, वो हमारे यहाँ भी और पूरी दुनिया में बल्कि यही उठता है ना कि आया कि जो प्रिज़न का सिस्टम है वो क्या रिफॉर्मेटिव है या आया कि वो चीज़ों को बदतर कर देता है, राइट? यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो इस वक़्त निज़ाम है उसमें अक्सर और बेशतर ऐसा होता है It comes out as a better criminal instead of हाँ, कि वो उस किस्म की रिफॉर्म या उस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती। बट अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट आवर प्रॉब्लम, ये आप दुनिया भर में देखेंगे तो ये हर जगह का रोना यही है। ये जो हमारा है ना पीनल रिफॉर्म इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किसको किस तरीके से लें, किस तरीके से आगे चलें। Thank you so much for coming. And certainly, I started off with this. I would end with this saying, you are a hero for me, and I'm pretty sure you are a hero for many of the ones who are watching. थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank you so much. थैंक Thank you यू। so much.